नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें। बगहा में बड़ा रेल हादसा टल गया है। सेना की स्पेशल ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि 2 बोगी डिरेल होने से ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई थी। जानकारी के मुताबिक राजस्थान से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी 1907 बटालियन विशेष ट्रेन जा रही थी और इसी दौरान गोरखपुर नरकटियागंज रेलखंड पर बगहा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के 2 डिब्बे बेपटरी हो गए और जिस वजह से ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। हादसे में सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि हादसे की वजह से इस रेलखंड पर परिचालन बाधित हुआ है। घटनास्थल पर रेलवे के अधिकारी मौजूद हैं और रेलखंड पर ट्रैफिक व्यवस्था बहाल के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। हालांकि हादसे के बाद कई ट्रेनों का रूट बदला गया है, जिसमें दरभंगा अमृतसर जननायक एक्सप्रेस ट्रेन और बापूधाम मोतिहारी आनंद विहार चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस को मुजफ्फरपुर हाजीपुर से छपरा ग्रामीण गोरखपुर के रास्ते चलाया जा रहा है। जबकि बगहा पाटलिपुत्र इंटरसिटी एक्सप्रेस बुधवार को बगहा के बदले नरकटियागंज से पाटलिपुत्र के लिए रवाना होगी। हादसे के बाद रेलवे ने कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। तस्वीरें हम आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीर है जब ये घटना घटी थी। बताया जा रहा है कि ट्रेन जो है वो 2 हिस्सों में बंट गई। डिरेल होकर ये ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। हालांकि अच्छी बात इसमें यह है कि कोई हताहत की खबर सामने अभी तक नहीं आई है, लेकिन इस वजह से परिचालन जरूर बाधित हो गया है। जो इस रूट से जाने वाली ट्रेनें हैं उनके रूट में बदलाव किए गए हैं। जैसे कि बताया जा रहा है दरभंगा अमृतसर जननायक एक्सप्रेस ट्रेन और बापूधाम मोतिहारी आनंद विहार चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस को मुजफ्फरपुर हाजीपुर से छपरा ग्रामीण गोरखपुर के रास्ते अब चलाया जा रहा है। बगहा में एक बड़ा रेल हादसा टल गया है और सेना स्पेशल ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और करीब इसकी 2 बोगियां रेल पटरी से उतर गई है। और बताया जाता है कि राजस्थान से पश्चिम बंगाल सेना स्पेशल ट्रेन सेना के एक बटालियन को लेकर जा रही है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से सेना के तमाम गाड़ियों को इसमें लदा गया और सामान सेना के तमाम ऐसे आर्म्स है और तमाम ऐसे चीज़ें हैं। बताया जाता है कि इस पर भी लदे हुए हैं। तो आपको हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बगहा रेलवे स्टेशन पर यह गाड़ी जैसे ही प्रवेश कर रही थी, अचानक यह हादसा सामने में आया और बगहा रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने के दौरान ही यह गाड़ियाँ डिरेल हुई है और इसकी बताया जाता है कि इसकी 2 बोगियाँ पटरी से उतर चुकी है। और यह बताया जाता है कि 1907 बटालियन है जो राजस्थान से पश्चिम बंगाल शिफ्ट होने के लिए जा रही है। तो सूचना के बाद तमाम जिला पुलिस के साथ ही बगहा एसपी के नेतृत्व में पुलिस बल के तमाम बल हैं, आरपीएफ जीआरपी के साथ ही रेलवे के तमाम सुरक्षा बल यहां पहुंच चुके हैं और पूरे ट्रेन को सुरक्षा घेरा में ले लिया गया है। और नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड का यह हादसा है और इस रेलखंड पर सभी ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। और फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस डिरेल ट्रेन की जो बगहा रेलवे स्टेशन के ठीक सामने डिरेल हुई है और इसकी 2 बोगियों के पटरी से उतरने के बाद ट्रेन पूरी तरह 2 हिस्सों में बंट चुकी है। तो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस ट्रेन को पूरी चारों तरफ से सुरक्षा घेरा में ले लिया गया है और बगहा रेलवे स्टेशन के ठीक सामने जैसे ही यह गाड़ी प्रवेश कर रही थी, अचानक डिरेल हुई है। हालांकि इस रेलवे स्टेशन पर हाल ही के दिनों में बगहा और वाल्मीकि नगर के बीच में दोहरीकरण का कार्य किया गया है और दोहरीकरण के बाद दोनों पटरियों पर रेलवे के आवाजाही शुरू हो गई है, जिसके बाद यह रेल हादसा सामने आया है। तो निश्चित तौर पर इस ट्रेन हादसा के बाद जांच के आदेश दिए गए और फिलहाल बड़ा रेल हादसा जरूर टल गया है। तो निश्चित तौर पर फिलहाल जिस तरह से इस रेलखंड पर ट्रेनों का आवागमन बाधित हुआ है, तो रेलवे के तमाम रेस्क्यू दल यहाँ पहुंच रहे हैं और इस रेलखंड पर इस डिरेल ट्रेन को ठीक करने के साथ ही इस रेलखंड पर गाड़ियों के सुचारू रूप से परिचालन की कवायद भी शुरू कर दी गई है। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। बीपीएससी पेपर लीक कांड, शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामला, जिसमें कि आपको बताते चलें कि आरोपी विशाल चौरसिया से ईओयू की टीम आज भी पूछताछ करेगी। पूछताछ को लेकर ईओयू की टीम ने सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। ईओयू सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी, आपको बता दें कि कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से ये पेपर लीक हुआ है। बरामद दस्तावेज और पेन ड्राइव से खुलासा हुआ है। प्रेस के कर्मियों की मदद से ये पेपर लीक हो पाया है। विशाल चौरसिया से पूछताछ में खुलासा किया गया। आपको बता दें कि झारखंड के कई अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाने की तैयारी चल रही थी
और ये पेपर लीक मामला है, शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला, जिसमें कि कई लोगों से पूछताछ किया गया है। तो वहीं मास्टरमाइंड विशाल चौरसिया से ईओयू आज भी पूछताछ करने वाली है। आपको बता दें कि पेपर जो लीक हुआ है वो कोलकाता से लीक हुआ है, कोलकाता के एक प्रिंटिंग प्रेस के जरिए, और प्रेस के मालिक का हाथ इसमें पाया गया है। तो आपको बता दें कि बरामद दस्तावेज और पेन ड्राइव से खुलासा किया गया है। प्रेस के कर्मियों की मदद से ये पेपर लीक हो पाया है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए, पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड विशाल चौरसिया से आज भी पूछताछ की जानी है, तो ऐसे में अब तक क्या कुछ पूछताछ में सामने निकल कर आया है? देखिए, सबसे अहम बात है कि विशाल चौरसिया ही जो है वो मेन मास्टरमाइंड है, जिसे ईओयू ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ अन्य जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। विशाल चौरसिया ने जो पूछताछ हुआ है उसमें साफ तौर पर स्वीकारा है कि उसने ये पेपर लीक करवाया है, और प्रिंट होने से पहले ही ये पेपर कोलकाता की पेपर पहुंचे थे कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस। तो पहले कॉपी निकाली गई और बिना बारकोड के ये जो पत्र है वो आउट किया गया, और उसे लेकर के सीधे उस सेंटर में पहुंचा गया जहां पे 500 के करीब अभ्यर्थी जो है वो मौजूद थे, और फिर उन्हें जो आंसर शीट है वो तैयार किया गया, और फिर उस आंसर शीट को रटवाया गया बजाबता। जो कह सकते हैं तो जो वहाँ पे मौजूद लोग थे, के द्वारा ये रटवाया जा रहा था, प्रोजेक्टर पे ये और आंसर शीट जो है वो रटवाया जा रहा था। और साथ ही साथ उसने ये भी खुलासा किया कि इससे पहले भी वो देश के कई विभिन्न राज्यों में जो परीक्षा आयोजित हुई। ठीक है, आज भी पूछताछ होनी है अमित, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और बिहार लोक सेवा आयोग के तृतीय चरण शिक्षक बहाली परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में हजारीबाग और पटना के अलावा दानापुर, देवघर और बनारस में भी अभ्यर्थियों को रटवाया गया था प्रश्न और उत्तर। ओडिशा एसएससी पेपर लीक मामले में भी ईओयू ने दर्ज किया था केस। तो सिपाही भर्ती परीक्षा के मास्टरमाइंड विशाल चौरसिया के अलावा 3 अन्य पर केस दर्ज हुआ है। शिक्षक बहाली प्रश्न पत्र लीक मामले में पटना के कई कोचिंग संस्थानों की भूमिका भी सामने आई है। कोचिंग संचालकों ने अभ्यर्थियों को परीक्षा माफिया से मिलवाया था। अब ऐसे कोचिंग संचालक भी ईओयू की रडार पर हैं। पटना से संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, कोचिंग संचालक भी ईओयू के रडार पर हैं, क्या कुछ खबर है इसको लेकर? कुछ ऐसे संदिग्ध कोचिंग संचालकों के बारे में जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर जो हजारीबाग में कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में छापेमारी हुई थी, उसी छापेमारी के दौरान जो पुलिस है उसको सीनियर क्लासेस के कुछ डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं। पुलिस संस्थान जो ये कोचिंग संस्थान है इसके बारे में पुलिस पता लगा रही है। पटना के कुछ और कोचिंग संस्थान के अभ्यर्थी भी वहां पकड़े गए हैं। आर्थिक अपराध इकाई के जो सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो कुछ कोचिंग संस्थान के संचालक हैं उनकी अभ्यर्थियों से साठगांठ थी, और जो परीक्षा माफिया है उनसे भी मिलवाया था कोचिंग संस्थान के जो संचालक है उन्होंने। अब ऐसे कोचिंग संस्थान भी रडार पर आ गए हैं, और निश्चित तौर पर अब न केवल बीपीएससी के कुछ संदिग्ध कर्मी हैं और प्रिंटिंग प्रेस का जो मालिक है, और इसके अलावा जो कोचिंग संस्थान है वो अब ईओयू के रडार पर है, और जांच का दायरा जो है अब आगे बढ़ेगा। कई महत्वपूर्ण जानकारियां आर्थिक अपराध इकाई ने हासिल की हैं, और अब उसी जो आर्थिक अपराध इकाई को लीड मिली है एसआईटी उसी पर काम कर रही है, और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जाएगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। दिल्ली में एलजेपीआर की बैठक, पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है दिल्ली में। चिराग पासवान के नेतृत्व में ये बैठक होगी। 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा। एलजेपीआर के उम्मीदवारों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। तो आज बैठक होने वाली है। आपको बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की आज बैठक होने वाली है। पार्टी की संसदीय बैठक होगी, और बोर्ड की बता दें आपको कि चिराग पासवान के नेतृत्व में ही ये बैठक होने वाली है, और 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों पर मंथन होगा कि आखिर किन उम्मीदवार को कहां से किस जगह से चुनाव लड़वाना है। तो वहीं आपको बता दें कि एलजेपीआर के उम्मीदवारों का ऐलान बहुत जल्द होना है, और इसको लेकर के मंथन किया जाना है। बैठक आज होने वाली है दिल्ली में। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसमें उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा, और इसके बाद फिर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया जाएगा।
तो इसी लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। चिराग पासवान खुद इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। चिराग पासवान के नेतृत्व में ये बैठक की जाएगी और 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों पर चिंतन मंथन किया जाना है। तो वहीं एनडीए में तरजीह नहीं मिलने के बाद पशुपति पारस मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके हैं और आगे की रणनीति बनाने के लिए पशुपति पारस अब पटना आ गए हैं। मंगलवार शाम को पटना पहुंचे पशुपति पारस ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया और अपने आवास चले गए। लेकिन खबर है कि पारस बुधवार को पटना में अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें आगे की रणनीति पर सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा, जिसमें लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के साथ जाने या फिर अकेले चुनावी मैदान में उतरने पर फैसला लिया जा सकता है। चर्चा है कि पारस गुट आरजेडी के संपर्क में भी है। वहीं हाजीपुर लोकसभा को लेकर ही मंथन हो सकता है, क्योंकि हाजीपुर चाचा भतीजे के लिए हॉट केक बनी हुई है। बिहार में एनडीए की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए सीटों की साझेदारी की घोषणा के दूसरे दिन ही आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। पारस के पास खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय था। लोकसभा चुनाव में एनडीए से एक भी सीट नहीं दिए जाने से नाराज पशुपति पारस पटना में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करके एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। वैसे पारस को लेकर के बिहार की सियासत भी बेहद गर्म हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने के बाद नाराज पशुपति पारस ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पशुपति पारस ने एनडीए पर उनकी पार्टी के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। सूत्र बताते हैं कि पारस गुट आरजेडी के संपर्क में है। पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। आरएलजेपी ने महागठबंधन में समस्तीपुर और नवादा की सीट भी मांगी है, ऐसी चर्चा है। दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद पार्टी नेताओं के साथ बुधवार को पारस बैठक कर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। पशुपति पारस अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर महागठबंधन के साथ जाएंगे, ये तो वे ही तय करेंगे। पर बीजेपी और जेडीयू ने बेहद सधा हुआ बयान दिया है और पारस को लेकर सम्मान की बात कही गई है। माननीय पशुपति बाबू को माननीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में लंबे समय तक अवसर मिला है। उनका सम्मान बरकरार है, आगे भी उनका सम्मान बरकरार रहेगा। यह उनकी पार्टी का फैसला है, उनका फैसला है, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान दिया, तो हम समझते हैं कि उस सम्मान का राजनीतिक कर्ज के रूप में निश्चित रूप पारस जी को उस कर्ज की अदायगी करना चाहिए, जिसकी अपेक्षा बिहार की जनता भी करती है। वहीं पशुपति पारस के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए जाने पर महागठबंधन के नेता तंज कस रहे हैं। आरजेडी के साथ ही कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पारस के साथ अन्याय हुआ, उनकी बेइज्जती की गई। लोक जनशक्ति पार्टी को 2 टुकड़ों में तब्दील कर करके इनको सटाई थी, भाजपा मंत्री ही बनाई थी, लेकिन अल्टीमेटली इनको परिणाम बुरा मिला। हरि कीर्तन करते रहे प्रधानमंत्री जी का, फिर भी इनको प्रधानमंत्री ने तवज्जो नहीं दिया। आरएलजेपी के नेता श्री पशुपति कुमार पारस जी का केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। इसकी सब अपेक्षा कर ही रहे थे। जब इतनी बेइज्जती हो गई, अब त्यागपत्र अगर ना देते तो कब देते। लेकिन उनको तो बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए, लेकिन उनकी स्थिति उस कबूतर की तरह थी जो कि सामने में अजगर को देखकर आंखें बंद कर लेता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। पशुपति पारस के इस्तीफे पर बिहार की सियासत बेहद गर्म है। चर्चा तेज है कि क्या हाजीपुर सीट पर वाकई चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच चुनावी जंग होने जा रहा है। सवाल कई हैं, जिसका जवाब
सिर्फ और सिर्फ पशुपति पारस के अगले कदम पर टिका है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सीट शेयरिंग में तवज्जो नहीं मिलने पर भले ही पशुपति पारस ने एनडीए का साथ छोड़ दिया हो, पर एनडीए की दूसरी सहयोगी पार्टियों के नेता उपेंद्र कुशवाहा और जितन राम मांझी ने एक एक सीट मिलने पर कहा है कि कहीं कोई नाराजगी वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। एनडीए पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। एनडीए की ओर से आखिर क्यों पारस को संदेश देने की कोशिश की जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। एनडीए में सीट बंटवारे में तवज्जो नहीं मिलने से नाराज आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद खबर आई कि एक सीट मिलने से उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। बीजेपी के संगठन महामंत्री और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कुशवाहा से मंगलवार को ही मुलाकात की। इसके बाद समझौते के तहत ये तय हुआ कि लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा तो चुनाव लड़ेंगे ही, बिहार विधान परिषद में खाली एक सीट पर कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के एमएलसी चुने जाएंगे और उन्हें बिहार सरकार में मंत्री भी बनाया जाएगा। कुशवाहा ने तो साफ कह दिया कि कभी कोई नाराजगी थी ही नहीं। नाराज है एक सीट पर, 2 सीट की मांग थी। नाराज कभी हम नहीं रहे सर, एक सीट से खुश हैं। अरे भैया, हम नाराज कब थे कि जोर विनोद तावड़े जी से आपकी मुलाकात हुई सर? विनोद तावड़े जी से मुलाकात हुई। मतलब ये कि काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा। एमएलसी की एक सीट जाएगी कुशवाहा के खाते में। कुशवाहा के एमएलसी को नीतीश मंत्रिमंडल में मिलेगी जगह। एनडीए में एक सीट पाकर भी पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी बेहद खुश हैं और इसके लिए पीएम मोदी का आभार जता रहे हैं। वहीं पशुपति पारस की नाराजगी और कैबिनेट से इस्तीफे के सवाल पर मांझी ने तो यहां तक कह दिया कि पशुपति पारस एनडीए के सच्चे सिपाही नहीं थे। पहले तो बोल रहे थे कि हम एनडीए का सिपाही हैं, तो इस माने एक सिपाही अगर है तो सिपाही को जो आदेश होता है पालन करना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि सच्चा एनडीए के वो सिपाही नहीं है। पशुपति पारस की नाराजगी और उनके एनडीए को बाय बाय करने के बाद एनडीए की ओर से पारस को संदेश दिया जा रहा है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। जिस सहयोगी को एक सीट भी मिली वो भी मजबूती से सरकार के साथ खड़े हैं। वैसे पारस को मनाने की पूरी कोशिश बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने की थी, पर अपने भतीजे से किसी भी तरह के सुलह को चाचा पारस तैयार ही नहीं हुए। खैर, अब पशुपति का अगला कदम क्या होगा ये तो वे ही तय करेंगे, पर एनडीए में सब कुछ बढ़िया है ये संदेश जरूर दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। बिहार में एनडीए में सीट का बंटवारा फाइनल हो गया है, लेकिन अभी इंडिया अलायंस में पेच फंसा हुआ है। बिहार की 40 सीटों का मुद्दा अब पटना से दिल्ली शिफ्ट हो चुका है। तो सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में चर्चा जारी है। सूत्र बता रहे हैं कि अगले 24 घंटे में सीटों की घोषणा हो सकती है। आरजेडी कांग्रेस में सीटों को लेकर फाइनल चर्चा की जा रही है। कांग्रेस आलाकमान ने आरजेडी को सूची भी भेजी है, जिसमें औरंगाबाद, पटना साहिब, बक्सर, किशनगंज, कटिहार, वाल्मीकि नगर, सासाराम, पश्चिम चंपारण, नवादा और पूर्णिया सीट पर आरजेडी को फैसला करना है। तो दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी सीट पर भी अभी आरजेडी और कांग्रेस के बीच चर्चा जारी है। और दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने जा रही है। आपको बता दें, झारखंड के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर आज लग सकती है। ये बड़ी खबर, झारखंड के प्रत्याशी के नाम पर मुहर संभव है। बता दें आपको, रांची से सुबोधकांत सहाय प्रत्याशी हो सकते हैं। लोहरदगा से सुखदेव भगत पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं खूंटी से कालीचरण मुंडा प्रत्याशी हो सकते हैं।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज झारखंड में जो कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे जाएं लोकसभा चुनाव में, उसको लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। झारखंड के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी। लेकिन न्यूज 18 आपको सबसे पहले बता रहा है कि रांची से सुबोधकांत सहाय संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। हमारे साथ झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी, क्या कब तक इसका ऐलान कर दिया जा सकता है? देखिए, देर शाम कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी और बैठक में इन नामों पर स्क्रीनिंग हो चुकी है। कांग्रेस के कोटे में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में 3 नामों पर जो है लगभग जो है सहमति बन चुकी है स्क्रीनिंग कमेटी में। हालांकि एक सीट पर एक और उम्मीदवार के नाम की चर्चा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति में एक ही नाम रह जाएगा और केंद्रीय चुनाव समिति में उन नामों पर मुहर लग जाएगी। रांची से सुबोधकांत सहाय, खूंटी से कालीचरण मुंडा और जो है लोहरदगा से सुखदेव भगत के नाम पर संभवतः मुहर लग सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि जब बैठक होती है और इन नामों पर मुहर लग जाती है तो क्या इन नामों की घोषणा आज हो जाएगी या कल जो है इन नामों के घोषणा होने का इंतजार किया जाएगा। लेकिन जो हमारी खबर मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, उसमें ये तय हो गया है कि जो रांची से सुबोधकांत सहाय कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, खूंटी से जो है कालीचरण मुंडा और जो प्रदीप बालमुचु पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नाम की चर्चा हो रही थी। लेकिन माना जा रहा है कि कालीचरण मुंडा पर सहमति लगभग बन गई है और साथ ही सुखदेव भगत जो पिछली बार भी लोहरदगा सीट से उम्मीदवार थे, उनको मैदान में उतारा जा रहा है। जी तो दिवाकर जी, क्या लगता है आज की बैठक में सभी उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए जाएंगे सभी सीटों के लिए? देखिए, चौथे चरण से झारखंड में चुनाव होना है। 13 मई से शुरू हो जाएगा, मतदान शुरू हो जाएगा और वो खत्म होगा 1 जून तक। तो कांग्रेस के पास पर्याप्त समय है। अभी सहयोगियों के साथ भी सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। सीटों के को लेकर जो है उलझने बाकी हैं, क्योंकि आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें 2 सीटें मिले, लेकिन कांग्रेस उन्हें 1 सीट साझा करना चाहती है। साथ ही माले का कहना है कि उन्हें भी 1 सीट मिले, कोडरमा सीट, जिस पर दावेदारी जो गठबंधन के अन्य दल हैं उनकी भी है। वहीं जेएमएम का कहना है कि उन्हें लोहरदगा सीट दी जाए, लेकिन लोहरदगा सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार। ठीक है दिवाकर जी, आप इस पूरी खबर पर नजर